बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 99 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी वहाँ से सीधी होटल पहुंची। मुन्ना उसके साथ था और शानी को लगता था कि पूरी कायनात इसके साथ है। वो जागती आंखों से एक फूलों से लदे हुए छोटे से घर का जो ख्वाब देखा करती थी, इसमें दो ही तो किरदार थे। एक मुन्ना था जो उसकी बाहों में झूला झूलता था और दूसरा फराख शान और चौड़े सीने वाला वो मर्द जो बारीक कदमों से चलकर शानी और मुन्ने को एक साथ बड़ी मोहब्बत से अपनी बाहों में समेट लेता था। होटल पहुंचकर शानी की गर्दन में सख्त ईंठन होने लगी। इसे लगा जैसे पुरानी चोट फिर से दुखने लगी है। पोटोहार में सून के करीब रुस्तम और लाला के डेरे पर शानी के साथ जो कुछ हुआ था उसके आसार ताहाल इसके जिस्म पर मौजूद थे। दराड़ की तारीख गहराई में गिरते हुए शानी की गर्दन पर भी जरबाई थी और 3-4 दिन तक वो ठीक से गर्दन घुमा नहीं सकी थी। अब जो कुछ चौधरी बशीर की कोठी पर हुआ था उसने एक बार फिर शानी की गर्दन के मोरे हिला डाले थे। इसने डिस्प्रिन की गोलियां ली और चाय मंगवाई। चाय पीते हुए वो इन हालात पर गौर करने लगी जो आज शाम के बाद पेश आए थे। शानी को वो सब कुछ किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रहा था। रीछ का झपटना, शानी का उसके मुंह पर लकड़ी से वार करना और फिर आया की उधरी हुई गर्दन, इसे झुरझुरी आ गई। मुश्ताइल रीछ के बारे में सोचते हुए ख्याल शानी के जहन में चला गया। बज़ाहिर ये बिल्कुल गैर मुतल्लक ख्याल था, लेकिन कुछ न कुछ नाता होता है दो ख्यालों में जो वो बाहम मिलते हैं। शानी के जहन में फ़ाखर का ख्याल आया। उसका बालों से भरा हुआ जिस्म शानी के तसव्वुर में चमका। वो भी तो ख्वाबगाह में इसी तरह शानी पर झपटा था। उसकी आंखों में भी ऐसी ही सुर्खी थी। ऐसा ही भुम्बोड़ने और चीरने फाड़ने वाला रवैया होता था उसका। वो एक बार फिर काम सी गई। होटल में आकर शानी ने मुन्ने को खूब प्यार किया, उसे कुछ खिलाया पिलाया और उसकी ढेरों बातें सुनी। साथ साथ वो अपने आंसू भी पूंछती रही। टेलीफोन पर 3-4 बार शानी का राब्ता आरफ से हुआ। आरफ मुसलसल हॉस्पिटल में था, यानी राजू की तीमारदारी कर रहा था। आरफ के मुताबिक राजू की हालत मुसलसल बेहतर हो रही थी, लेकिन उसकी ज़हनी कैफियत अबतर थी। वो बार बार हिज़यान बकने लगता था। अपने मखसूस देहाती लबो लहजे में डॉक्टरों की मिन्नत करता था कि वो उसे जहर का टीका लगा दें। वो मज़ीद जीना नहीं चाहता है। आरिफ ज़्यादातर वक्त राजू के सराहने गुजार रहा था और ये एहतियात कर रहा था कि राजू किसी तरह खुद को नुकसान ना पहुंचाए। आरिफ के मुताबिक उसने हाजी आजाद के मातहत सब इंस्पेक्टर अख्तर तक राजू की शदीद बीमारी की इतला पहुंचा दी थी और उम्मीद थी कि अब तक डिप्टी रियाज की वसासत से ये इतला ताऊ शाम तक पहुंच चुकी होगी। मुन्ना और शानी रात देर तक जागते रहे। उन दिनों की बातें करते रहे जब वो एक दूसरे से दूर थे। शानी बड़ी हिकमत के साथ मुन्ने को ये समझाने की कोशिश करती रही कि वो अब अपनी अम्मी की मोहब्बत भी अपने अब्बू में ढूंढने की कोशिश करे। वो इसे बहुत प्यार करते हैं और इसे खुश देखना चाहते हैं। वो तुरंत बोला, वो मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मेरे वास्ते नई अम्मी क्यों लाते हैं? तुमको मेरी अम्मी क्यों नहीं बनाते? शानी आ भर कर रह गई। उसे कैसे बताती कि उसका अब्बू तो इस काम के लिए बस एक इशारे का मुंतज़िर है। शानी ने अर्ज़दा लहजे में कहा, देखो मुन्ने, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं बन सकती क्योंकि मैं तुम्हारी चाची हूँ। हाँ, मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करती रहूँगी जैसे अम्मियाँ करती हैं। मैं तुम्हें मिलती रहूँगी उसी तरह, कभी कभी तुम्हें अपने साथ ले जाती रहूँगी। हम इकट्ठे घूमे फिरेंगे, सैर किया करेंगे। तुम गलत कहती हो, तुम तली जाती हो। मैं तुम्हें ढूंढता लेता हूँ और लोता लेता हूँ। अब्बू कहते हैं तुम किसी और से शादी कर लोगी। तुम अच्छी नहीं हो, मुझे पता है। अब्बू झूठ कहते हैं। तुम बली अच्छी हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। शानी उसे लेकर बाहर टेरेस में आ गई। वो बोलता चला गया, ताती मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मैं शलालत भी नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। शानी उसे लेकर घूमती रही, उसे बहलाती रही। अगले रोज हस्बे वादा शानी ने मुन्ने को वापस चौधरी बशीर के पास पहुंचा दिया था। ये मरहला बड़ा मुश्किल साबित हुआ। शानी और मुन्ने में जो ताल्लुक था, जो मकनातीस और लोहे के छोटे से टुकड़े में होता है, वैसा ही वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी अश्कबार आंखें शानी को दहला रही थी। इसी दौरान में नशर हॉस्पिटल से आरफ की कॉल आ गई। आरफ की आवाज़ सुनते ही शानी को अंदाजा हो गया कि गड़बड़ है। आरफ ने कहा, शानी बहन तुम जल्दी आओ, यहाँ मामला ख़राब हो गया है। क्या हुआ? शानी ने चौंक कर पूछा। राजू ने शीशे का गिलास तोड़कर अपनी गर्दन जख्मी कर लिया। बहुत सा खून निकला है। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का टीका लगाया है, पर वो वावेला करता चला जा रहा है। उसके अलावा बयाना से ताऊ शाम और 4 बंदे भी यहाँ पहुँच गए हैं। वो खुआ मुखा डॉक्टरों से लड़ रहे हैं। ताऊ के बंदों ने बड़ा हंगामा किया है। सारे हॉस्पिटल में तमाशा बना हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, शानी ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब यह ज़रूरी हो गया था कि वो मुन्ने को जल्द अज जल्द चौधरी बशीर तक पहुँचाकर हॉस्पिटल जाए। मुन्ने के साथ वो हॉस्पिटल जाने का सोच भी नहीं सकती थी। उसने होटल के सामने से एक टैक्सी ली, मुन्ने को बहुत सी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स और आइसक्रीम वगैरह दिलाई और फिर उस्मानिया टेक्सटाइल पहुँच गई।
एक अच्छा इत्तफाक ये हुआ कि चौधरी बशीर उस वक्त वॉशरूम में था। शानी ने मुंह बसूरते मुन्ने को फिरदौस और जोरा के सुपुर्द किया और वापस आ गई। अभी वो चौधरी की कोठी से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर आई होगी कि इसकी निगाह एक सुर्ख हुंडा कार पर पड़ी। वो ठिठक गई। इसे हुंडा कार में ताऊ शाम नजर आया। उसके स्याही माइल चेहरे पर सफ़ेद पगड़ बहुत नुमाया था। उसके अगम में खतरनाक सूरतों वाले 3-4 डिस्करे बैठे हुए थे। शानी के जहन में खतरे की घंटी बजी। ड्राइवर गाड़ी रोको, शानी ने बेसाख्ता कहा। टैक्सी के ब्रेक चिरचिराए और वो रुक गई। शानी ने मुड़कर देखा। ताऊ की सुर्ख कार चौराहे के सिग्नल पर ठहरी हुई थी। चौराहे पर रश बहुत ज्यादा था। शानी कोशिश करती तो ताऊ को रोक सकती थी। इसने 100 का नोट टैक्सी ड्राइवर की झोली में फेंका और दरवाजा खोलकर तेजी से चौराहे की समत भागी। इसका दिल कह रहा था कि ताऊ शाम सारे मामले से बाखबर हो चुका है और अब वो किसी बुरे इरादे से चौधरी बशीर की तरफ जा रहा है। शानी को यह भी मालूम था कि बज़ाहिर ताऊ शाम और चौधरी बशीर में सुलह हो चुकी है, लेकिन उसे मालूम था कि इन दोनों के दिलों में कदूरत मौजूद है। शानी ने भागकर सड़क अबूर की और इससे पहले कि गाड़ी हरकत में आती वो ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो गई। फिर ताऊ शाम ने भी इसे देख लिया। शानी ने ताऊ शाम को हाथ से रुकने का इशारा किया। वह हैरान नजर आ रहा था। बहरहाल उसके कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड पर लगा दी। शानी को ताऊ के साथ चौधरी बाबर भी बैठा नजर आया। वही लंबा तिरंगा नौजवान चौधरी जिसने एक जंगल में एक तूफानी रात में जिन्स के देवों से मगलूब होकर शानी को एक दरख्त से बांधा था और इस पर हमला आवर हुआ था। शानी ने ताऊ शाम को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद शानी सड़क से जरा हटकर एक सायेदार दरख्त तले खड़ी ताऊ से बात कर रही थी। शानी का अंदाजा दुरुस्त था। ताऊ उसके बंदे चौधरी बशीर की तरफ ही जा रहे थे। ताऊ फुनकारते हुए बोला, तू किस खुशी में बशीर की हिमायत कर रही है? उस कुत्ते को हम तो इसे ज्यादा जानते हैं और अपने हाथों से सांप को दूध पिलाया हुआ है। उसने दुश्मनी की है मेरे पुत्र से, वैर कमाया है। मैं खोता नहीं हूँ, सारी बात समझ में आ गई है मुझे। अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार बशीरा होगा। कंजरे के तुख हमको शर्म नहीं आई? अपने से 18 साल छोटी कुड़ी से ब्याह रचाने चला है। मैं देखता हूँ हमारे होते हुए वो कैसे करता है ये रंगबाजी। शानी ने कहा, चौधरी उशाम, मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी कसम खाकर यकीन दिला सकती हूँ। चौधरी बशीर को पता नहीं था कि ये लड़की राजू की पसंद है। ये तो फिर कुदरत से दम कराने गई थी कहीं। वहीं पर चौधरी बशीर ने इसे देखा। मैं सच कहती हूँ, इसमें दुश्मनी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। जो कुछ हुआ इत्तफाकन हुआ। पर अब तो उसे पता चल गया होगा ना कि ये कुड़ी किससे ब्याह करना चाहती है। अब वो क्यों अड़ा हुआ है अपनी गल पर? शानी ने कहा, देखो चौधरी उशाम, तुम्हें जरा तहम्मुल से काम लेना होगा। सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस बारे में बात की है बशीर से। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे समझाने में कामयाब हो जाऊंगी और ये शादी रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी? हमें तो पता चला है कि कार्ड बांटे जा चुके हैं। तेल मेहंदी की तैयारी हो गई है। देगे खड़काने के लिए नाई आ रहे हैं। चौधरी उशाम के साथ आने वाले एक दूसरे शख्स ने कहा। ताऊ शाम के चेहरे का बदनुमा दाग सूरज की रोशनी में कुछ और भी दमक उठा। वो सीना फुलाकर बोला, तू ज्यादा चुदराइन ना बढ़ इस मामले में। हम अपने मामले खुद नबेड़ सकते हैं। जब तू पैदा नहीं हुई थी ना, हम उस वक्त भी अपने फैसले आप करते थे। चौधरी उशाम शानी को एक तरफ हटाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। खुदा के लिए चौधरी, शानी रूहान सी होगी। बना बनाया काम खराब ना करो। मैं कसम खाती हूँ बशीर ने ये काम दुश्मनी में नहीं किया है। शानी को रूहान सा देखकर बाबर ने दबे लफ्जों में शानी की हिमायत की और बोला, ताऊ चलो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, देखते हैं ये क्या करती है। एवं ही हमें चक्कर दे रही है। मुझे चंगी तरह पता है बशीर इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है। बाबर 3-4 कदम चलकर ताऊ शाम के पास चला गया और सरगोशियों में उसे कुछ समझाने की कोशिश करने लगा। चौधरी उशाम का चेहरा बदस्तूर तमतमा रहा था और गर्दन अकड़ी हुई थी। शानी ने सोचा, ये वही उशाम है जो पोटवारी टीलों के अंदर वड्डे डेरे में जनाना कपड़े पहनकर कोठरी के फर्श पर चुपचाप बैठा रहता था। रुस्तम की सूरत देखकर इसका रंग हल्दी हो जाता था। अब रिहाई के बाद चंद ही दिनों के अंदर इसकी सारी अकड़ फूं फिर से उड़ कर आई थी। वही मिसाल, कुत्ते की दुम को 100 साल भी हुक्के की नाली में रखो तो वो सीधी नहीं होती। बाबर और उशाम में 4-5 मिनट तक बात हुई। उशाम का दिल ढीला नजर आने लगा। इस सारे मामले में उशाम का किरदार अहमकाना रहा था, बल्कि सारा खेल इसकी वजह से खराब हुआ था। कुछ अर्सा पहले जब उसे पता चला कि उसका लाडला पुत्र एक करियाना फरोश की बेटी से प्यार कर बैठा है तो उसकी चौधराहट ने फौरन अपना फन फैला लिया। उसने करियाना फरोश सैफुल्ला को डराया, धमकाया और जलील करके पाक पतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब जब अपने बेटी की जिंदगी और मौत की कशमकश देख रहा था, उसकी चौधराहट ने एक बार फिर फन फैला लिया था। ताम इस मरतबा ये गैदो गजब अपने बेटे की हिमायत में था। इस सबके का वही अंदाज़े फिक्र जो आम लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देता। कुछ देर बाद बाबर शानी की तरफ आया और अकड़े हुए लहजे में बोला, ठीक है,
हम आज इंतज़ार करते हैं। अगर बशीरे की तरफ से मामला सीधा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बाजुओं के जोर पर फैसला हो जाएगा। हम उस कुड़ी को बशीरे की डोली में नहीं बैठने देंगे। शानी ने मौजू बदलते हुए कहा, राजू का अब क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। हम अब हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ देर में वहाँ आती हूँ, शानी ने कहा और कुछ सोचती हुई दूसरी तरफ मुड़ गई। इसका रुख दोबारा चौधरी बशीर की कोठी की तरफ हो गया था। फर्क सिर्फ ये था कि अब वो पैदल जा रही थी। एक मसरूफ सड़क के किनारे होने वाली सारी गुफ्तगू शनीद को राहगीर बड़ी मुतजस्सिस नजरों से देख रहे थे। वो अब भी देख रहे थे। शानी ने खुद को चादर में लपेट रखा था। तेज चुभती हुई नजरों की परवाह किए बगैर वो तेजी से कदम उठाती चली जा रही थी। करीबन 15 मिनट बाद वो एक बार फिर उस्मानिया हाउस के मेन गेट पर खड़ी थी। गार्ड अब उसे अच्छी तरह जान गए थे। गालिबन चौधरी बशीर ने भी उन्हें हिदायत कर दी थी कि शानी की आमदोरफ्त में कोई रुकावट ना हो। शानी ने वसी अरीज याता पार किया और अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। एक दरवाजे के सामने से गुजरते हुए से जवान साल उस बाहर की औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी, अब इस काम से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं बड़े भाई, बेहतर है कि तुम खुद आ जाओ। शानी आगे निकलती चली गई। रास्ते में एक दो मुलाजमों ने इसे सलाम किया, फिर इसे जोरा नजर आ गई। शानी ने उससे पूछा, चौधरी जी कहाँ है? वो ऊपर है। और मुन्ना? वो फिरदौस के पास है जी। अभी अभी बेचारे को चौधरी जी से बड़ी डांट पड़ी है। शानी ने वजह पूछी तो वो बोली, दवा नहीं खा रहा था, रोता चला जा रहा था। अब कहाँ है वो? जोरा ने उसे कमरा दिखाया। शानी सागवानी दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। फिरदौस फर्श पर से एक शीशी की किरचियाँ चुन रही थी। थोड़ी सी दवा भी फर्श पर गिरी हुई थी। मुन्ना बिस्तर पर औंधा पड़ा था। शानी को देखकर फिरदौस चौंकी। ये क्या हुआ? शानी ने पूछा। दवा वाली शीशी तोड़ दी है मुन्ने ने। चौधरी जी को पता चला तो इससे तो गालियां पड़ेंगी, लेकिन साथ में बेरी शामत भी आ जाएगी। वो थर थर कांप रही थी। शानी की आवाज़ सुनकर मुन्ना तेजी से उठा और इसकी गोद में चढ़ बैठा। ताती तुम गई नहीं हो? वो इसका रुखसार चूमते हुए बोला, नहीं अभी नहीं। लेकिन तुमने दवा क्यों नहीं पी? तुमने मुझसे वादा किया था कि अब्बू या मासी को तंग नहीं करोगे। वो सर झुकाकर रह गया। शानी ने फिरदौस से कहा, और दवा है? फिरदौस ने इस बात में जवाब दिया। शानी ने दवा लाने को कहा। फिरदौस दवा लेकर आई तो शानी ने अपने हाथ से मुन्ने को पिलाई। वो वाकई कड़वी कसीली थी, ताहम शानी के हाथ से पीने में मुन्ने ने एक लम्हे की ताखीर नहीं की। शानी ने फिरदौस से कहा, चौधरी साहब को बताओ कि मैं आई हूँ, उनसे बात करनी है। फिरदौस बोली, मैंने अभी बताया उन्हें, वो कहते हैं कि मुन्ने को दवा पिलाकर ऊपर आ जाओ। शानी ने मुन्ने को एक बार फिर फिरदौस के सुपुर्द किया और ऊपर चली गई। फिरदौस ने बताया था कि पहली राहदारी में चौथा दरवाजा है। शानी ने दरवाजे पर मदम दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही अंदर से चौधरी की बारी आवाज आई, आ जाओ। शानी धड़कते दिल के साथ अंदर गई। अंदर पहुंचते ही वो बुरी तरह चौंकी। इस कुशादा कमरे में शानी की बहुत सी तस्वीरें आवेजा थी। कई तस्वीरें तो बड़े पोस्टर के साइज की थी। इन्हें बड़ी नफासे से दीवारों पर आवेजा किया गया था। कुछ तस्वीरें कीमती फ्रेमों में थी। उनमें एक वही तस्वीर थी जो चौधरी ने लाहौर वाली कोठी में शानी को बिस्तर पर लिटाकर खींची थी। खिड़की की तरफ से रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। शानी की शक्ल तो पूरी तरह नजर नहीं आती थी, लेकिन इसके जिस्मानी खदोखाल बेहद नुमाया थे। यूं लगता था कि ये शानी की बजाय शानी के जिस्म की तस्वीर है। ये तस्वीर खींचने के दौरान में चौधरी बशीर के हाथ बड़े तकलीफदेह तरीके से शानी के जिस्म से खम कलाम हुए थे और शानी को रोने पर मजबूर कर दिया था। इन तस्वीरों में शानी की वो तस्वीर भी थी जिसमें चौधरी ने इसके सर पर फूल बखेरे थे। ज्यादातर तस्वीरें मुन्ने के साथ थीं। शानी इन तस्वीरों को देखकर खजल सी हो गई। इसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि चौधरी ने इसे जानबूझकर इस कमरे में बुलाया है। बैठ जाओ। चौधरी ने कीमती सोफे की तरफ इशारा किया। शानी बैठ गई। कमरे में कुछ देर तक बोझल खामोशी तारी रही। चौधरी ने पूछा, फिर क्या फैसला किया है तुमने? शानी जानती थी कि चौधरी की तरफ से पहला सवाल यही होगा और वो पिछले आधे घंटे से इसी का जवाब सोच रही थी। ये शानी की जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल था। इसका जवाब देने के लिए इसे आग और बर्फ के साथ समंदरों पर से गुजरना था। जो चीज़ इसके कांपते हुए दिल को थोड़ा सा मजबूत कर रही थी वो ये थी कि रुस्तम शादी कर चुका है। वो और नादिया एक हो चुके हैं। शानी ने अपने निचले होंठ को नरमी से दांतों तले दबाया और होले से बोली, चौधरी ये बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला मैं अकेले अभी नहीं कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैं तैयार हूँ, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस शादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं शादी रोक देता हूँ तो इस बात की क्या जमानत है कि तुम्हारा फैसला मेरे और मुन्ने के हकीम में होगा। शानी ने एक दुख भरी तवील सांस ली और बोली, मैं वादा करती हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा और ना इस हवाले से आप किसी किस्म की कोई बात सुनेंगे। शानी ने महसूस किया कि चौधरी के चेहरे पर चमक सी नमूदार हुई है, लेकिन उसने बज़ाहिर किसी तरह की इत्मीनान का इजहार नहीं किया और बदस्तूर उखड़े हुए लहजे में बोला, शानी तुम असल सवाल से हट रही हो। मुझे और मुन्ने को तुम्हारी ज़रूरत है।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी ये ज़रूरत कब पूरी होगी। शानी की आंखों से 2 मोटे आंसू इसकी गोद में गिरे। मैंने कहा है ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। शानी के आंसू ने शायद चौधरी के दिल पर थोड़ा सा असर किया। वो बड़े ध्यान से उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, हम किसी तरह से इस शादी को 2 हफ्ते आगे कर देते हैं। इसी दौरान में तुम भी अच्छी तरह सोच लो, फिर जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक चलेंगे। आप इस शादी को हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? शानी रूहानसी हो गई। मैंने आपको बताया है ना कि कोकब आपके लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। वो आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी तो शायद मेरे नसीब में है ही नहीं, चौधरी ईमानी खेज लहजे में बोला। फिर जरा तवक्कुफ करके उसने बात जारी रखी। ठीक है शानी, मैं इस शादी को 3 हफ्ते आगे कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए ये वक्त काफ़ी है। शानी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चौधरी किसी तौर भी अपने शिकंजे को ढीला करने पर तैयार नजर नहीं आ रहा था। ताम एक जरा सा रिलीफ शानी को जरूर महसूस हो रहा था, और वो ये कि फौरी बना टल रही थी। वरना तो 2 रोज बाद चौधरी की रस्म ही ना थी। 3 हफ्ते खासा वक्त था। कोई करिश्मा हो सकता था कि इसके साथ साथ शानी भी किसी हतमी फैसले तक पहुंच जाएगी। बड़ा अनोखा जबर था चौधरी का। उसने शानी को कभी रेप नहीं किया था। बिगड़े हुए जागीरदारों की तरह इस पर खंडर नहीं बरसाए थे। लेकिन जो कुछ वो करता था उन जुल्मों की तरह ही तकलीफ दे था। वो एक मासूम बच्चे के साथ शानी की दरीना वाबस्तगी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। और अब चंद दिन बाद होने वाली शादी के हवाले से एक और कारगर हथियार उसके पास आ गया था। शानी उस्मानिया उससे सीधी नश्तर हॉस्पिटल पहुंची। ये देखकर इसका दिल खट गया कि राजू की गर्दन पर सफ़ेद रंग की एक बड़ी पट्टी नजर आ रही थी। यह पट्टी राजू की दूसरी खुदकशी की कोशिश का नतीजा थी। राजू का चेहरा हल्दी की तरह जर्द था और वो अपने इर्द गिर्द के हालात से बेखबर सो रहा था। वह अब ICU से बाहर आ चुका था और एक प्राइवेट कमरे में था। कमरे में आरफ, पेजा, गुज्जर के अलावा ताऊ शाम और उसके मुसल्ला कारिंदे भी मौजूद थे। उन्होंने कमरे में रश डाल रखा था। स्टाफ चुज़बुज़ नजर आता था। शानी ने बाबर से कहा कि मरीज के पास सिर्फ 1 या 2 बंदे रहें, बाकी बाहर आ जाएं। बाबर ने कमरा खाली करा लिया। ताऊ शाम की खुशमगी नजरें बार बार शानी के चेहरे का तवाफ करने लगी थी। उसके अंदाज से अयां था कि वो शानी से कुछ नायत तलख किस्म की बातें कहना और पूछना चाहता है। अगर उसे रहा नहीं गया, बाबरे के रोकते रोकते भी लंबे डग भरता शानी की तरफ आ गया। हाँ गुड़िए, तूने क्या किया है? उजड़ लहजे में बोला। मैंने आपसे कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। शानी ने कहा। ओए, परेशानी की बात क्यों नहीं है? ताऊ के लहजे में तेजी आ गई। वहाँ कुड़ी के घर में तेल मेहंदी की तैयारियां हो रही हैं। अब खत्म हो जाएंगी तैयारियां। हफ्ते को कोकब की शादी नहीं हो रही। शानी ने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या मतलब? हफ्ते को नहीं होगी तो कब होगी? ताऊ ने पूछा। अभी आप इस मामले को ख़त्म समझे और मैं हाथ बांध कर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने दिमागों को ठंडा रखें। जल्दबाजी से बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा वक्त है, मैं सब ठीक कर लूंगी। बाबरे ने ताईदी अंदाज में सारी लाया और ताऊ शाम को एक तरफ ले जाकर उसे समझाने बुझाने की कोशिश करने लगा। बाबरा इस मामले में मुस्बत किरदार अदा कर रहा था। वैसे भी वो काफ़ी बदला बदला नजर आ रहा था। तेज तरारी उजड़ पुने की बजाय शायद उसके चेहरे पर एक ठहराव सा दिखाई देता था। कुछ देर बाद शानी ने बाबर को समझाया कि इन लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो हॉस्पिटल में डेरा डालने की बजाय गांव में वापस चले जाएं। सिर्फ 1 या 2 बंदे एहतियातन यहाँ रह लें और अगर वापस जाना मुमकिन नहीं तो फिर यहाँ के किसी होटल में 1-2 कमरे ले लें। उसके साथ ही उसने बाबरे को ये ताकीद की कि चौधरी बशीर के साथ किसी तरह के तसादुम के बारे में सोचना भी नहीं है, वरना वो इस पोजीशन में है कि फौरी तौर पर कोकब से शादी करके उसे घर में डाल सकता है। हॉस्पिटल से शानी सीधी हयात कॉलोनी में सैफुल्ला के घर पहुंची। सैफुल्ला अपने छोटे भाई का खाना लेकर हॉस्पिटल किया हुआ था। जो ही शानी अंदर दाखिल हुई, कोकब की वालदा और बड़ी बहन उम्मीद भरी नजरों से शानी की तरफ देखने लगी। ये एक मुहूम सी उम्मीद थी, लेकिन जब शानी मुस्कुराई तो उन दोनों के चेहरों की चमक बढ़ गई। इसी दौरान में कोकब की चाची सुरैया भी अपने भारी जिस्म को हिलकोरे देती हुई पहुंच गई। कोकब दूसरे कमरे में सो रही थी। ये औरतें अजीब तजब्जुब में थी। शादी की तैयारियां कर रही थी और साथ साथ ये उम्मीद भी कर रही थी कि ये शादी किसी तरह रुक जाए। कमरे में चारों तरफ जहेज के कपड़े बिखरे हुए थे। 2 औरतें उरूसी जोड़े टांकने में मसरूफ थीं। दीगर सामान भी पैक किया जा रहा था। शानी ने सुरैया के हाथ से एक मखमली जोड़ा लेकर एक तरफ रख दिया। अभी छोड़ दो सब, हफ्ते को कोकब की शादी नहीं हो रही और बड़ी उम्मीद है कि अब यह मामला वैसे ही टल जाएगा। शानी ने कहा। तो तुम सच कह रही हो? आंटी अतिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ आंटी जी, मैं भी कुछ देर पहले बात करके आ रही हूँ चौधरी बशीर से। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहता है वो? सुरैया ने हैरत से पलकें चपकाई। मैंने कोकब पर किसी तरह कोई खर्फ नहीं आने दिया।
बड़े तरीके से इसे सब कुछ समझाया और मुझे लगता है वो बड़ी हद तक समझ गया है। शानी ने चंद एक बातें घर वालों को बताई। वो सुन रहे थे लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। इसी दौरान में शानी ने राजू का जिक्र भी किया और बताया कि उसकी हालत ठीक नहीं है और उसने गर्दन पर शीशा मारकर खुद को जख्मी कर लिया है और डॉक्टरों ने उसे ट्रैंकुलाइजर दे रखी है। राजू की बात शुरू हुई तो सुंबल ने जल्दी से उठकर कमरे का अंदरूनी दरवाजा बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि दूसरे कमरे में इन बातों की पनक भी कोकी के कानों तक पहुंचे। उसकी हालत पहले ही अबतर थी। आंटी अतिया ने शानी के दोनों हाथ थामे और रोते हुए बोली, बेटी अगर कुछ कर सकती है तो कर। मुझे लगता है कि मेरी बच्ची बेमौत मारी जाएगी। शानी ने आंटी अतिया को गले से लगाया। मैं हूं ना आंटी, आप हौसला रखें। आंटी ने आंसू पूंछते हुए कहा, लेकिन बेटी इस बात का ख्याल रखना कि हमारा बाल बाल बशीर के कर्ज में जकड़ा हुआ है। अगर उसने नाराज होकर इनकार किया तो फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे देवर के इलाज का सारा खर्चा उठा रखा है। खलील बेरोजगार फिर रहा है। बशीर ने उसे अच्छी नौकरी पर लगाया हुआ है। जिस छत के नीचे हम बैठे हैं उसके लिए बशीर ने रकम दी है। अगर आप बेफिक्र रहें आंटी जी, मैं ये सब बातें जानती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आप पर बशीर की नाराजगी का कोई बोझ नहीं आएगा। इसी दौरान में कमरे का अंदरूनी दरवाजा होले से खुला और सामने से सरू कद कोकब खड़ी नजर आई। उसके बाल तराशे हुए थे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। जिस्म दुबला पतला होने के बावजूद भरपूर नुसवानियत रखता था। वो कांच की गुड़िया जैसी थी। सलाम बाजी, उसने कहा और सोगवार से अंदाज में शानी के करीब बैठ गई। उसने हल्का जर्द जोड़ा पहन रखा था। शानी ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ फेरा तो न जाने क्यों चंद आंसू कोकब की आंखों से गिर गए। शानी को लगा जैसे उसने यहाँ कमरे में होने वाली कुछ उम्मीद भरी बातें सुन ली हैं। शानी ने उसे अपने कंधे से लगाया तो वो एकदम सिसकने लगी। सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा, शानी ने कहा। वो रोते रोते बोली, बाजी क्या हुआ था उसको? शानी समझ गई कि कोकब ने राजू के जख्मी होने के बारे में सुन लिया था। कुछ नहीं कोकी, वो बिल्कुल ठीक है, शानी ने तसल्ली दी। बस गर्दन पर शीशे से छोटा सा कट लगा लिया है। मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। वो आराम से सो रहा था। बाजी वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। कोकी की आवाज़ गर्मनाक थी। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। शानी ने उसे प्यार से डांटा। कुछ नहीं होगा उसे और ना ही तुम्हें। शानी ने कोकी को अपने साथ खींच लिया। दूसरे कमरे से किसी औरत की आवाज़ आई। वो सुरैया से मुखातिब होकर बोली, बड़ी बाजी मेहंदी के दिन के लिए कितने चावल साफ करने हैं? सुरैया ने दबी दबी खुशी के साथ कहा, नहीं अभी नहीं करने चावल साफ, मैं अभी आकर बताती हूँ तुझे। शानी सैफुल्लाह से भी मिलना चाहती थी। वो काफ़ी देर तक इंतजार करती रही। आखिर सैफुल्लाह मोटरसाइकिल पर घर आया। घर की औरतें कोने खदरों में दुबक गईं या अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आने लगी। सिर्फ आंटी अतिया ही शानी के पास बैठी रह गई। शानी ने अब तक की पेशरफ्त के बारे में सैफुल्लाह को तफसील से बताया। आखिर में उसने कहा, अंकल हमारे लिए एक और अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर और हमारे लिए? सैफुल्लाह के लहजे में कर्ब था। हाँ अंकल, शायद आपको मालूम ना हो, बेटे की हालत का सुनकर चौधरी उशाम यहाँ आ चुका है। वह बिल्कुल एक बदला हुआ शख्स है। उसकी सारी अकड़ फूं खत्म नजर आती है। वह वही करना चाहता है जो उसके बेटे की ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो चौधरी बशीर समेत किसी भी बंदे से टक्कर ले सकता है। लेकिन मेरे साथ वो जो कर चुका है मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अपने बेटे को बीमार देखकर उसके कलेजे पर हाथ पड़ा है, लेकिन जब मेरी गरीब बच्ची बिस्तर से लगी हुई थी तो किसी को परवाह ही नहीं थी। ये राजू जो अब खुदकशियों के ड्रामे रचा रहा है, ये भी कहाँ था उस वक्त? सैफ ने कर्ब के आलम में कहा, राजू इस मामले में तकरीबन बेकसूर है अंकल। मैं आपको इस बारे में सब कुछ तफसील से बताऊंगी। सैफुल्लाह उलझन के अंदाज में अपनी पेशानी मसलता रहा और सिगरेट फूंकता रहा। उसे अब ये फिक्र खा रही थी कि अगर कोकी की शादी मुलतवी होती है तो साथ में सुंबल की भी होगी। वो दूसरी बेटी के ससुरालियों को कैसे कायल करेगा? शानी ने सैफुल्लाह से कहा कि वो परेशान ना हो, ये काम भी चौधरी बशीर के जरिए ही होगा। अगले रोज शानी सुबह सवेरे हॉस्पिटल चली गई और इसने आरफ कम्बुआ को होटल भेज दिया। आरफ कुछ थका हुआ नजर आता था। वो पिछले 3-4 दिन से मुसलसल राजू के सराहने ड्यूटी दे रहा था। ताऊ शाम और उसके साथी भी अभी मुल्तान ही में थे। उन्होंने करीबी होटल में 2 कमरे किराए पर ले लिए थे। दोपहर के वक्त शानी ने राजू को बिस्तर पर ही उठाकर बिठाया। गले के जख्म के सबब उसे निकलने में तकलीफ थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसे माया अशिया दी जाएं। शानी उसे जूस पिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुई। राजू की आंखों के गोशे मुसलसल नम थे। वो हर शख्स से नाराज नजर आता था और कराकर बोला, तुम सब लोग मुझसे बात छुपाते हो, कोई भी मुझे ठीक नहीं बताता। आज क्या तारीख है? कौन सा दिन है? उसकी शादी हो गई है या नहीं? शानी ने उसका सर्द हाथ थाम दिया। राजू क्या मुझ पर भी यकीन नहीं करोगे? शानी ने इतनी मोहब्बत और ऐसे जज्बे से कहा था कि राजू इनकार में जवाब नहीं दे सका। उसकी खामोशी ने शानी को हौसला दिया।
उसने अपना सारा खुलूस अपने लहजे में समेटा और अखबार राजू के सामने रखते हुए बोली, ये देखो, ये आज का ताज़ा अखबार है। अभी थोड़ी देर पहले लड़का तुम्हारे सामने यहाँ रख कर गया है। ये देखो यहाँ क्या तारीख लिखी हुई है। आज 12 तारीख और जुमेरात है। कोकी की शादी 14 तारीख हफ्ते को थी, यानी अभी भी 3 दिन बाकी हैं। राजू ने भीगी भीगी आंखों से अखबार पर निगाह दौड़ाई और मुंह फेर लिया। शानी ने उसका सर हाथ दबाया और कहा, अगर तुम मेरी बात पर एतबार कर सको तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये शादी अब नहीं होगी। राजू ने चौंक कर शानी को देखा। इसकी जिंदगी से खाली आंखों में एक साथ के लिए उम्मीद की किरण नजर आई और बुझ गई। वो मुंह फेर कर बोला, मुझे खुआ मुखा की तसल्लियां ना दो। मैं समझ गया हूँ अब मौत के सिवा मेरा कोई इलाज नहीं, और मैं दिखा दूंगा मरकर सैफ को भी और उसकी बेटी को भी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रिस रहे थे। शानी ने उसके बालों में उंगलियां चलाई। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा राजू, और ना तुम्हारी कोकी को। मैंने सब ठीक कर लिया है। परसों कोकी की शादी नहीं हो रही, और अब उसकी शादी होगी तो तुम्हारे साथ होगी। ये तुमसे मेरा वादा है। शानी के लहजे में मौजूद सच्चाई ने राजू को एक बार फिर चौंका दिया। वो पलटकर शानी को देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, उम्मीद, शक, मोहम सी खुशी और शायद थोड़ी सी निदामत भी। शानी इस निदामत के बारे में अच्छी तरह जानती थी। इस निदामत का ताल्लुक उस रात से था जब राजू शानी के सामने एक नौउम्र लड़की की हैसियत से नहीं, एक मर्द की हैसियत से आया था, और उसने अपने नादान जोश के ज़ेरे असर शानी को अपने बिस्तर पर घसीटने की कोशिश की थी। खैर अब ये पुरानी बात थी। शानी सब कुछ भूल चुकी थी और राजू भी बिल्कुल बदल चुका था। शानी बड़ी अपनाइए से उसका हाथ सहलाती रही और पूरे यकीन के साथ उसकी उम्मीद बंधाती रही। धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगा। वो शानी की बातें ध्यान से सुनने लगा। शानी ने उसे ये नहीं बताया कि जिस शख्स के साथ कोकी का ब्याह होने जा रहा था वो राजू का अपना रिश्तेदार चौधरी बशीर है। ताम इसने राजू को बताया कि वो उस शख्स से मिली है और उसे इस मामले की सारी ऊंच नीच समझाई है। वो बहुत हद तक समझ गया और यही वजह है कि ये शादी मुलतवी हो गई है। राजू के नोखे चेहरे पर उम्मीद की किरणें जगमगाने लगी। शानी देर तक उससे बातें करती रही और समझाती रही कि वो खुद को और कोकी को तमाशा ना बनाए, सब्र से काम ले। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान में ताऊ शाम, बाबर और दीगर अफराद भी हॉस्पिटल आ गए। राजू के कमरे से बाहर शानी ने ताऊ शाम से बात की और उससे कहा कि अगर वो चाहता है कि मामलात उसके बेटे के लिए ठीक हो जाएं तो उसे जाकर सैफुल्ला से मिलना चाहिए और उसकी दिलजोई करनी चाहिए। ताऊ शाम की पेशानी पर सलवटें उभर आईं। वो मुंह में बड़बड़ा कर रह गया। शानी ने अंदाज़ा लगाया कि इसकी चौधराहट व हट धर्मी उसे करियाना फरोश सैफ के पास जाने की इजाज़त नहीं दे रही। कुछ देर बाद शानी ने अलहदगी में बाबरे से बात की और उससे कहा कि अगर चौधरी उशाम ये हिम्मत नहीं कर रहा तो वो खुद कर ले। राजू के अजीज़ों में से किसी एक का सैफुल्ला के पास जाना और उसकी अश्क शोई करना ज़रूरी है। बाबर ने यह बात मान ली और शानी से कहा कि वो ताऊ शाम को राज़ी करने की कोशिश करेगा। अगर वो राज़ी ना हुआ तो वो फिर खुद चला जाएगा। राजू की हालत बेहतर थी, लेकिन अभी 6-7 रोज़ तक इसका हॉस्पिटल से फारिग होना मुमकिन नज़र नहीं आता था। अगले रोज़ शानी ने आरिफ को साथ लिया और लाहौर चली गई। यहाँ इसकी सेशन कोर्ट में तारीख थी। तारीख भुगत कर वो दूसरे रोज़ फिर वापस मुल्तान आ गई। आरिफ भी इसके साथ था। वो दोनों अभी तक फारान होटल में मुकीम थे। शानी जानती थी कि जोहराबाद में डॉक्टर बहरोज़ वगैरह की इस्तकबाल और हॉस्पिटल की इफ्तिताह के लिए आरिफ वापस जाना चाहता है, मगर यहाँ शानी को तनहा छोड़कर जाने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बशीर और कोकम की शादी मुलतवी हो चुकी थी। बहाना ये बनाया गया था कि चौधरी बशीर की हमशीरा बेहद बीमार है और उसकी एक दूर पार की रिश्तेदार वाकई बहुत बीमार थी। चौधरी ने मौके की मुनासिबत से उसे बहन करार दे दिया था। ये 6-7वें रोज़ की बात है। शानी होटल में थी और हॉस्पिटल में राजू के पास जाने की तैयारी कर रही थी। इसे चौधरी बशीर का फ़ोन मौसूल हुआ। वही से उस्मानिया हाउस में बुला रहा था। उसने कोई ज़रूरी बात करना थी। शानी हॉस्पिटल जाने की बजाय उस्मानिया हाउस पहुंच गई। वो वहाँ पहुंची तो सबसे पहले फिरदौसी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि मुन्ना कल रात से ठीक नहीं है, उसे बुखार हो गया है, कुछ खाता पीता भी नहीं है और बेतहाशा जिद्दें कर रहा है। शानी मुन्ने के पास पहुंची। वो बेडरूम में था और बड़ी बेदिली से टीवी देख रहा था। शानी को देखकर वो उठा और भागकर इसकी टांगों से लिपट गया। शानी ने उसे उठाया और चूमने लगी। मुन्ना इसकी गर्दन में मुंह छुपा कर बोला, तुम क्यों नहीं आती हो? तुमने कहा था एतवार को आओगी, तुम नहीं आई। अब्बू भी मुझे तुम्हारे पास लेकर नहीं गए। बस एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था बेटा। मैंने तुम्हें बताने के लिए फ़ोन भी किया था, अब्बू ने नहीं बताया। नहीं, मुन्ने ने शदुमल से दफ़ी में सारी लाया। अगले 5-10 मिनट में वो एक लम्हे के लिए भी शानी की गोद से नहीं उतरा। उसने शानी की गर्दन को बुरी तरह बेंचा हुआ था। शानी का सांस रुकने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या एतवार को ना आने की सजा दे रहे हो? मेरा सांस रुक रहा है। मुन्ने ने गर्दन पर ग्रीफ थोड़ी सी नरम कर दी। कई बार बड़ी वारफतगी से शानी का रुखसार चूमा।
कमरे की खिड़की से बाहर ग्रासी लान में खुशगवार धूप फैली हुई थी। एक छोटा सा हिरन कलांचे भर रहा था। खिड़की के ऐन सामने दो मोर घूम रहे थे। एक मोर ने अपने पंख फैलाए तो शानी और मुन्ना बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगे। मुन्ना बदसूर शानी की गोद में था। वो खिड़की के साथ लगी खड़ी थी। कुछ देर बाद अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके कंधों पर दो हाथ हैं। वो तेजी से मुड़ी और उसके अकब में चौधरी बशीर मौजूद था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में सुर्ख डोरे थे। वही कैफियत जो एक दो मरतबा पहले भी शानी ने महसूस की थी। वो खुद कहता था तुम खूबसूरत हो, लेकिन जब मैं मुन्ने को तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारी खूबसूरती मुकम्मल खो गई है। तब अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। वो अब भी जज्बाती नजर आ रहा था, ताहम मुन्ने की मौजूदगी शायद उसे अखलाकी दायरे में रहने पर मजबूर कर रही थी। शानी ने अपने सीने पर दुपट्टा दुरुस्त किया और पल्लू को घुमाकर सर पर ले लिया। चौधरी की नायत गर्म निगाहें शानी को सर से पांव तक छूने लगीं।